चलेगा, इधर ध्यान दीजिए। एक शेर सुनाओ। चलो सुन लो, ये मेरा फेवरेट शेर है। ए हेलो हेलो, आप ध्यान दो। एक शेर सुनाता तुम लोग के नाम, ठीक है? अपने नाम। चलो तुम लोग के नाम सोच रहे थे। मोबाइल देख करके बिना देख करके? कमियां तो मुझ में भी बहुत है पर बेईमान नहीं। कमियां तो मुझ में भी बहुत है पर मैं बेईमान नहीं। सबको अपना मानता हूँ, सोचता हूँ फायदा नुकसान नहीं। कमियां तो मुझ में भी बहुत है पर मैं बेईमान नहीं। सबको अपना मानता हूँ, सोचता हूँ या फायदा या नुकसान नहीं। एक शौक है शान से जीने की, एक शौक है शान से जीने की। कोई मुझ में और गुमान नहीं। छोड़ दूं बुरे वक्त में अपनों का साथ, ऐसा तो मैं इंसान नहीं। क्या छोड़ा है तुम लोगों का साथ? हमने छोड़ा है? तुम लोग छोड़ के जाओगे, हम छोड़ने वाले नहीं है। आ जाओ, टच में रहोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ते हैं। ओके, पूरा थ्योरी कवर करेंगे बहुत कम टाइम में। थ्योरी कवर कर लेंगे, थ्योरी के बाद फिर एमसीक्यू लेकर आए हैं तो उसमें ये क्वेश्चन एयर वाइज जो एनालिसिस वो देख लेंगे और उसके बाद थ्योरी। चलो, इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आया हुआ है तो पहले थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद बात करते हैं। पहले सॉल्यूशन, आपको पता है कि सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। रिलैक्स होकर बातों को सुनोगे तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। सुनो ना, बात नहीं करो, आप सुनो। जो बात करोगे तब यहाँ आ जाओ, यहाँ पर, नहीं तो डिस्टर्ब मत करो क्लास को। ध्यान से एकदम थोड़ा देर के लिए पेशेंस रखो, ठीक है? सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। क्या है? एक ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है? होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं जो पूरी तरह घुल जाए, इस तरह की उसका कंपोजिशन पूरे पार्ट का सेम हो जाए, उसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। और हम लोग को जो पढ़ना है वो बाइनरी सॉल्यूशन है, जिसमें एक पार्ट होगा जो जिसको घोला जाएगा, एक पार्ट वो होगा जिसमें घोला जाएगा। जिसको घोला जाएगा उसको सॉल्यूट बोलेंगे, जिसको घोला जाएगा, सॉरी, जिसमें घोला जाएगा उसको सॉल्वेंट बोलेंगे। ये आपको पता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होता है? सॉल्यूशन। ओके, बस फटाफट बात को काम कर कंप्लीट करेंगे, ठीक है? यहां से एक एमसीक्यू आ सकता है, आपको थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? सॉलिड सॉल्यूशन होता है, लिक्विड सॉल्यूशन होता है, गैसियस सॉल्यूशन होता है। 9 टाइप का सॉल्यूशन है। अगर आपका सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन बोलोगे, अगर आपका सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन बोलोगे, अगर आपका सॉल्वेंट गैसियस है तो गैसियस सॉल्यूशन बोलोगे, ठीक है? जैसे एग्जांपल, सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड इन सॉलिड, सॉल्यूट सॉलिड, और सॉल्वेंट तो सॉलिड है ही, दो सॉल्वेंट तीन में सॉलिड है। तो इसका एग्जांपल याद रखना, एलओआई। एलओआई जानते हो क्या होता है? मिश्र धातु जिसको बोलते हैं, जैसे कॉपर जिंक के में को बोलते हैं ब्रास, का बोलते हैं पीतल, नाम सुना होगा इसका, ठीक है? उसका टिन प्लस कॉपर को बोलते हैं कांसा, ब्रॉन्ज, ओके, नाम सुना होगा ब्रॉन्ज। और कॉपर प्लस एयू ये अलग मिक्सचर है। ये सब होमोजेनियस मिक्सचर होता है मेटल का। ये देखो एलवाई बनता है ना, केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि एलवाई बनता है 15% के साइज के डिफरेंस पे। अगर दो मेटल जिनके एटॉमिक साइज 15% का डिफर करता है, 15% से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, 15% के अंदर होना चाहिए, तो वो एलवाई बनता है, होमोजेनियस मिक्सचर। बता दिया एलवाई, ठीक है? तो ये एलवाई में तो कॉपर भी सॉलिड है और ये सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, फिर लिक्विड इन सॉलिड। जैसे सोडियम अम्लगम, नाम सुने हो? जब भी एक शब्द आया अम्लगम, क्या चीज? ये भी एक तरह का एलवाई है, अम्लगम। अम्लगम में हमेशा मरकरी होता है, ये बात को ध्यान में रख लो, कि कई बार ऑब्जेक्टिव में आ चुका है कि अम्लगम मतलब मरकरी होना जरूरी है। सोडियम अम्लगम, सोडियम प्लस मरकरी। कॉपर अम्लगम, कॉपर प्लस मरकरी। ओके, टिन अम्लगम, टिन प्लस मरकरी। मरकरी होना जरूरी है, कंसेप्ट है, ओके? उसके बाद गैस इन सॉलिड, जैसे कि तुम जानते हो पैलेडियम सरफेस पे, प्लैटिनम के सरफेस पे हाइड्रोजन आके एब्जॉर्ब हो जाता है, जैसे तुम लोग पढ़ेगा हाइड्रोजनेशन ऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है? तो ये गैस इन सॉलिड। अब उसका हम लोग को जो ज्यादातर पढ़ना है, सुनो ना इधर, हम लोग को जो सिलेबस में पढ़ना है वो लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है। कौन पढ़ना है? चैप्टर का नाम ही लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट लिक्विड रहेगा, आपका सॉल्यूट गैस भी हो सकता है, सॉल्यूट आपका लिक्विड भी हो सकता है, और सॉल्यूट आपका सॉलिड भी हो सकता है। तो यहाँ पर सब एग्जांपल दिया हुआ है, थोड़ा देख लेना, ओके? और यहाँ पर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बता दिया। आ जाओ, अब है एक कंसंट्रेशन टर्म। कौन टर्म? कंसंट्रेशन टर्म पे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। सुनो, अभी दिखाएंगे ना ऑब्जेक्टिव तुमको। कंसंट्रेशन टर्म में जैसे मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, इस सब क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम अभी दिखाएंगे, बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, देख लेना। चलो ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म। अच्छा, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कितना सॉल्यूट सॉल्यूशन में है या सॉल्वेंट में है, कितना सॉल्यूट सॉल्यूशन में है या सॉल्वेंट में। जैसे तुम लोग पढ़े मोलालिटी, मोलालिटी को छोड़ के सब का सब सॉल्यूशन की बात करते हैं, बस मोलालिटी में नीचे सॉल्वेंट आ जाता है। क्या आता है? सॉल्वेंट आ जाता है। ये बात याद रखना, ठीक है? जल्दी करेंगे, टाइम नहीं लगाएंगे। परसेंटेज में मतलब कि मैं बोलूं 5% वेट बाय वेट, यानी 5 ग्राम 100 ग्राम में, 5 ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन में, नीचे सॉल्यूशन होना चाहिए। मैं बोलूं 5% वी बाय वी, 5% वी बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो 100 ml सॉल्यूशन में 5 ml सॉल्यूट, ओके? 5% डब्ल्यू भी, यानी कि 100 ml सॉल्यूशन में 5 ग्राम सॉल्यूट। इतना सब समझते हो, ये सब छोटी छोटी बात सब है, ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीन, मोल फ्रैक्शन,
मोलालिटी एंड मोलारिटी, तीनों को समझते हैं आराम से। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, कोई सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट का अगर मोल फ्रैक्शन चाहते हो तो सॉल्यूट का मोल परखोगे और टोटल मोल से भाग कर दो तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। सॉल्वेंट का निकालना है तो ऊपर सॉल्वेंट का मोल रखो और नीचे टोटल मोल रखो सॉल्वेंट का। कभी मोल फ्रैक्शन एक से बड़ा नहीं हो सकता है। सोचो क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन है ना एक तरह का। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला कि सॉल्वेंट के मोल 5 मोल है, सॉल्यूट के मोल 3 है, तो बोले कि सॉल्वेंट का मोल निकालो, मोल फ्रैक्शन। तो 3 सॉल्वेंट का मोल निकालना तो टोटल कितना 5 है, 5 है और टोटल मोल दो 5 3 8, तो इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 5 बटा 8, और इसको निकालो तो 3 बटा 8, दोनों को जोड़ो तो 1 आएगा। ये हमसे 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये कंफर्म है कि सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है अगर तुम्हारा सॉल्यूशन बाइनरी है। हम लोग के सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन ही है, तो ये याद रखना, का ए प्लस का बी 1 होता है, ये याद रखना। यहां से क्या होगा, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता होगा तो सॉल्वेंट का निकल जाएगा, सॉल्यूट का सॉल्वेंट का पता होगा तो 1 में से घटा। अब मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, ऑब्जेक्टिव में याद रखना कि मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। एक और चीज, जो भी कंसंट्रेशन टर्म जिसके डिवाइड में वॉल्यूम आता है तो वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कैसे करता है सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। जैसे कभी कभी देखोगे कि कोई चीज होता है ठंडा में एकदम जम जाता है, ठंडा में ना वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करता है, जब गर्म करते हो तो वॉल्यूम क्या हो जाता है उसका, बड़ा हो जाता है, तो वॉल्यूम एक्सपैंड करता है। जैसे गैस है, गैस में तुम वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई किया हुआ है, जब टेम्परेचर बढ़ा तो गैस फैल जाता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम वेरी करता है, ओके। तो जिसके कंसंट्रेशन में वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, जिसके में वॉल्यूम नहीं होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड। मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूला में तो खाली मोल ही है, वॉल्यूम नाम का कुछ चीज नहीं है, तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। याद रखना, बात इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें हमने बता दिया, ओके। ये सारी बातें बता दी, ये सब क्वेश्चन को छोड़ो, बाद में देखेंगे। न्यूमेरिकल आएगा ऑब्जेक्टिव में, जब ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो, ठीक है। सब न्यूमेरिकल है आपका, ये आपका कॉपी का ही पूरा कॉपी का नोट्स ही है, ठीक है। चलिए, एक है मोलरिटी का चीज है, एक है मोलरिटी, एक है मोलालिटी, मोलरता और मोललता, ठीक है। मोलरिटी का होता है कितना सॉल्यूट के मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में है, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ओके। कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सो मोल कभी निकालता है गिवन मास और मोलर मास, पता है, ठीक है। तो यार ना एन भाई वॉल्यूम है इसमें, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम आ गया यानी ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। मोलरिटी भी करता है, उसकी बट्टा में वॉल्यूम आता है। एक आता है नॉर्मेलिटी, वो भी बट्टा में वॉल्यूम आता है। एक होता है फॉर्मेलिटी, उसके बट्टा में वॉल्यूम आता है। खाली मोलालिटी के बट्टा में वॉल्यूम नहीं, तो वहां सॉल्वेंट का मास आता है, तो वो टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता, बट ये सब टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। सारी बातें बता दी है। एन बाई भी फॉर्मुला याद रखना, ये बहुत काम का टर्म है। कभी कभी मोलारिटी को कंसंट्रेशन भी बोल देते हैं, ओके। जैसे कभी लिखा रहेगा 5 मोलर सॉल्यूशन, मतलब क्या, उसकी मोलारिटी 5 है। 5 का मतलब क्या होगा, उसके 1 लीटर में 5 मोल सॉल्यूट क्या है, ओके, ये मतलब है। चलो ठीक, बता दिया। एक है मोलालिटी का, बताओ क्या है, बताओ। मोलालिटी, मोललता, इसमें बस एकलौता एकमात्र है, सब जगह सॉल्यूशन नीचे रखते हैं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूशन का फलना ढिकाना जो भी है, बट यहां पर एकलौता है जिसके बट्टा में सॉल्वेंट का मास है, बट ये मास केजी में होना चाहिए, ओके। जैसे मोलारिटी में वॉल्यूम लीटर में लेना, किस में लेना, अगर एमएल में दिया होगा तो उसको लीटर में बदलना पड़ेगा। यहाँ पर मास, सॉल्वेंट का मास जो होता है ये केजी में लिया जाता है, ग्राम में दिया होगा तो उसको 1000 से भाग करके केजी में लेना पड़ेगा। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड मोलालिटी। अब वो कहता है मोलारिटी बताओ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये अंतर है। और यहाँ पे पर केजी ऑफ सॉल्वेंट लिखा हुआ है, सॉल्वेंट नीचे सॉल्वेंट का मास, दिस इज द मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इंपॉर्टेंट है। The number of moles of solute present in per kilogram of solvent is called molality। अब मोलालिटी चूंकि इसके बट्टा में वॉल्यूम नजर नहीं आ रहा है तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दिया, ओके। आ जाओ, इसकी यूनिट होती है, जैसे मोलारिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर, इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी, मोल पर केजी, मोल पर केजी लिखा हुआ है, ओके। क्या लिखा हुआ है, मोल पर केजी, मोल पर केजी, हो गया। एक मोलारिटी डाइल्यूशन का होता है, कभी कभी काम आ जाएगा आपको कि डाइल्यूट किया गया, पानी निकाला गया तो बोलेगा कि एक उसमें सॉल्वेंट ऐड किया गया है, सॉल्वेंट ऐड करने के बाद उसका मोलारिटी निकालो, तो कभी कभी क्वेश्चन इस पे आ जाता है, ओके। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन क्वेश्चन भी दिखवाएंगे ना तुमको समझ में आएगा। और कभी तुमको नॉर्मेलिटी निकालना हो, क्या निकालना, बताओ बताओ, मैं तुमको सीधी सीधी बात बताता हूँ। नॉर्मेलिटी बोलते ना, कुछ नहीं करना, नॉर्मेलिटी निकालने के लिए मोलारिटी निकाल लेना, ओके। या कभी तुमको नॉर्मेलिटी निकालना हो, नॉर्मेलिटी बोलते हैं तो मोलारिटी का, मोलारिटी भी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम इसमें भी वॉल्यूम आता है, बस क्या करना है, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। एन फैक्टर क्या होता है कि जैसे एसिड है कितना H+ दे रहा है, बेस है तो कितना OH- दे रहा है, सॉल्ट है तो कितना चार्ज उस पर बैलेंस कर सकते हो। जैसे मान लो 4.9 ग्राम का H2SO4 का एक्वा सॉल्यूशन हैज वॉल्यूम 250 ml, फाइंड नॉर्मेलिटी। पहले क्या करोगे, 250 ml को पहले मोलारिटी निकालोगे, तो पहले 250 ml को पहले किस में बदलोगे, बोलो बोलो, खुद बता, लीटर में। देखो हम तुमको करके दिखाते हैं, लीटर कितना होता तो खुद से दिमाग लगाओ तो, वॉल्यूम का, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बताओ, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बताओ क्या होगा, 250 बटा 1000, बताओ तो कितना हो जाएगा, बोलो ना, 1/4 लीटर हो गया। और सॉल्यूट का मोल कितना निकालोगे, सॉल्यूट का मोल कैसे निकालोगे, क्या ये मैंने आगे सॉल्व किया हुआ था, देख लेते हैं।
आगे सॉल्व होगा तो फिर हम हाँ सॉल्व किया हुआ है, मुझे करने की जरूरत नहीं है, ये जुट्टू का हम समय ले लूंगा। ओके गाइस देखिए थोड़ा समय इसमें नहीं लगाना। तो गिव क्या होता है, मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। तो 4.9 ग्राम दिया हुआ था, सल्फ्यूरिक एसिड का होगा H2SO4, तो सल्फर हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 94 92 98 98 में भाग कर दो 1/20 मोल। कोशिश करना कि डेसिमल में ही रखना, सॉरी फ्रैक्शन में ही रखना, डेसिमल मत लाना। और वॉल्यूम हो गया 1/4, अब डिवाइड को मोलरिटी का फॉर्मूला N/V, तो 1/20 1/4 1/5 ये आया तुमको मोलरिटी। और नॉर्मेलिटी निकालना तो उसके मोल उसको n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और सल्फ्यूरिक एसिड को तुम पानी में डालोगे तो सल्फ्यूरिक कितना H+ देगा, 2H+ देगा, उसका n फैक्टर 2 है, तो 2 से गुना कर दो, सीधे आंसर आ जाएगा। ओके बस इतना ही काम करना है। कई बार एग्जाम में ऐसे करके पूछा हो, सुनो ना ऐसे बोला, जैसे आगे क्वेश्चन है कि देखते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। चलो हो गया, ये वैलेंसी फैक्टर से बेटा सब पढ़ चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन पूछ देगा तुमको, जैसे मान लो सुन ना, बोले 5 मोलर H3PO4 का नॉर्मेलिटी बताओ, करना हो जल्दी आंसर बताओ, जल्दी टाइम नहीं लगाना, बताओ क्या बार पूछा हुआ है, जल्दी बताओ कितना मोलरिटी दिया 5। और ये है तुम्हारा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, 3 हाइड्रोजन देगा, कितना हाइड्रोजन देगा 3 हाइड्रोजन, तो हो गया खत्म, 5 गुने 3 कितना आंसर हो गया 15, खत्म आंसर हो गया, खत्म। समझे बात को, कभी कभी नॉर्मेलिटी दिया रहेगा तो मोलरिटी निकालो, फॉर्मूला ये लगाओगे। ओके उसके बाद एक और चीज समझो, एक और चीज समझो। अगर क्वेश्चन का एक बार क्या पूछ दिया, एक बार क्वेश्चन पूछे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये है तुम्हारा H3PO3। ओके ये एक ही दो 3 H देखा जाए, 2 ही H देता है, कितना H देता है, क्योंकि ये तुमको पता होगा ये डाई बेसिक एसिड है, पता होगा। ओके इस सब पीपल को भी पढ़ाए थे। तो इसका नॉर्मेलिटी अगर पूछेगा तो 2 से गुना करोगे, कितना से गुना करोगे, 3 से गुना नहीं करोगे कि देखो 3 हाइड्रोजन तो 3, नहीं ना 2 ही देता है ये। H3PO3 2 देता है, H3PO4 3 देता है, और H3PO2 1 देता है, ठीक है ये याद रखना। जब 1 देगा तो उसमें नॉर्मेलिटी मोलरिटी बराबर हो जाएगा। मोलरिटी क्या बताओ एक लाइन में, मोलरिटी क्या, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और मोलरिटी क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ओके दोनों की यूनिट याद हो गया, एक हो गया मोल पर केजी, एक मोल पर लीटर, एक हो गया मोल पर केजी। ये टेंपरेचर पर डिपेंड करता है, एक टेंपरेचर डिपेंड नहीं करता है। ऐसे 3 अंतर ऐसे हो गया, कई बार पूछा हुआ मोलरिटी में, मोलरिटी में अंतर पूछा हुआ है कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए करना जरूरी है। आ जाओ अब चलते सॉल्विटी। सॉल्विटी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके सुनो 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 सुनो, ये फटाफट सुनो, कितना सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर घुला हुआ है एक फिक्स टेंपरेचर पे, उसको बोलते हैं सॉल्बिलिटी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ सकता है कि सॉल्बिलिटी किस किस बात पे डिपेंड करता है, उसी पे चलते हैं, सीधे टॉपिक चलते हैं। ओके सॉल्बिलिटी किस किस पे डिपेंड करता है, सुनो, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करता है, कैसा सॉल्यूट घोल रहे हो, चीनी घोल रहे हो कि नमक घोल रहे हो कि गैस घोल रहे हो कि लिक्विड घोल रहे हो, ये डिपेंड करता है। सॉल्वेंट के नेचर पे, पानी में घोल रहे हो कि शहद में घोल रहे हो कि तुम अल्कोहल में घोल रहे हो, वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट के नेचर पे। टेंपरेचर पे डिपेंड करता है। अब एक चीज बताता हूं, टेंपरेचर और प्रेशर दोनों का बताता हूं डिटेल से, ठीक है। ये फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्बिलिटी 2 नंबर में आ सकता है, लेकिन अभी तक आया नहीं है, ठीक है बता दिया। देखो टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनो गौर से, इसको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं, बहुत गजब तरीका बताऊंगा, ध्यान सुनो। तुम बताओ चीनी को पानी में घोलेंगे, ठीक है, चीनी को पानी में घोलेंगे तो कौन सॉल्यूशन बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। ओके सुनो अच्छा सा, चीनी को पानी में घोलने पर फिर तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो चीनी और घुलेगा कि कम घुलेगा, और घुलेगा। याद रखना टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिडिटी बढ़ जाती है, लेकिन सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन की टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है सॉलिड इन लिक्विड की, लेकिन गैस को तुम पानी में घोले हुए, ठीक है समझो बात को, जैसे गैस को तुम पानी में घोले हुए, तो अगर तुम गर्म करो तो गैस और उड़ के भाग जाएगा। जैसे तुम जानते हो कि गर्म पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, गर्म पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। बताओ गर्म पानी में रहना पसंद करता है कि ठंडा पानी में रहना पसंद करता है, ये कौन, मछली, क्यों, ठंडे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा और गर्म पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम, तो सॉल्युबिलिटी वहां कम होती है इसलिए, ठीक है। तो याद ना, गैस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से घटती है और सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है, बस ये बात बता दिया है, ठीक है। टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी, क्योंकि जो सॉल्यूशन का बनना एक्सोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक, तो उसके लिए बताया है। सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर वेरी सॉलिड इन लिक्विड के लिए बता दिया, सॉलिड इन लिक्विड के। अब प्रेशर का ये ऑब्जेक्टिव में ये पूछा गया है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है भाई गाइस, ये पूछा गया, मैं चाहता हूं कि ध्यान दे दो, ये इंपॉर्टेंट है। सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम प्रेशर कितना बढ़ा दोगे ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर से फर्क पड़ेगा, प्रेशर से फर्क नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर, लेकिन गैस में दोनों चीज का फर्क पड़ता है। अच्छा बताओ गैस का लॉजिक सोचो, गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी घटेगा, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर, ओके, लेकिन अगर प्रेशर बढ़ाओगे गैस को, तो गैस को प्रेस कर सकते हो ना, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, क्या हो जाती है,
बढ़ जाती है, जैसे हेनरी लॉ पढ़ते हैं, ठीक है, वही लिखा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ओके, तो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कोई बोलेगा नहीं, हेनरी लॉ बहुत सिंपल है। हेनरी लॉ कहता है कि गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी बढ़ेगी। ये हेनरी लॉ है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहां गया, कहां चला गया यार, यहाँ। और हेनरी कांस्टेंट जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये याद ना, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा हेनरी कांस्टेंट उतना ज्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, ठीक है, बता दिया। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या होती है, घटती है। ये हेनरी लॉ की लिमिटेशन है, पता है आपको कि ज्यादा हाई प्रेशर पे ये लागू नहीं होता है, हाई टेम्परेचर पे लागू नहीं होता है, और ये जहां पर गैस आपस में डिसोसिएट टूट जाती है वहां पे ये लागू नहीं होती है, और सॉल्वेंट अगर रिएक्ट कर ले तो वहां पे लागू नहीं होती है। हेनरी लॉ ये सब छोटी छोटी बातें, चलो हटाओ, सब ये सब नहीं आया। हाँ, हेनरी लॉ का हो सकता है एग्जाम में एप्लीकेशन पूछ दे, क्या पूछ दे, एप्लीकेशन, ये दोनों में आ सकता है। अभी तक पूछा नहीं है, मैंने ये वाला पहले पूछा जाता है, अभी नहीं पूछा जा रहा है कि हम लोग इसका इस्तेमाल करके सॉफ्ट ड्रिंक में बोलो उसकी कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी बढ़ाने में इस्तेमाल करते हैं। जब देखते हो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर स्प्राइट होता है या कोई सॉफ्ट ड्रिंक होता है, उसके अंदर हिलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, क्योंकि उसको हाई प्रेशर पे उसको बोलो डिसॉल्व किया जाता है। तो इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस CO2 गैस इन सॉफ्ट ड्रिंक, ओके। एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं वो कोल्ड वाटर में ज्यादा रहना पसंद करते हैं ठंडे पानी की तुलना में, क्योंकि ठंडे पानी में टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर कम तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा, और गर्म पानी में टेम्परेचर ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम। तो जहां उसको ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा वहां ज्यादा वो कंफर्टेबल महसूस करेगा, तो वो ये ठंडे पानी में रहना। और एक बेंड वाला कंडीशन पढ़ाए थे कि बेंड जो होता है, बेंड को खत्म करने के लिए, ओके, स्कूबा डाइवर जो होते हैं वो अपने साथ हीलियम से डाइल्यूटेड एक टैंक लेकर चलते हैं, ठीक है। हीलियम की सॉल्युबिलिटी बोलो ज्यादा होती कम होती है, सॉल्युबिलिटी कम होती है, हीलियम की सॉल्युबिलिटी कम होती है। क्यों, सोचो, ये बेंड एक स्थिति है कि जब कोई स्कूबा डाइवर समुद्र के अंदर जाता है ना, तो वो अपने साथ ऑक्सीजन का लेके जाता है, टैंक लेके जाता है। अगर वो प्योर ऑक्सीजन लेकर जाएगा तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी होती है ज्यादा, सुनो नहीं बोलो ना, तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा, जैसे जैसे तुम समुद्र के नीचे जाते जाओगे प्रेशर ज्यादा हो जाता है, क्या होता जाता है, प्रेशर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होता है, ऑक्सीजन ज्यादा मेरे बॉडी में चला जाएगा, हमारे बॉडी में जो स्कूबा डाइवर हो गए गोताखोर, उसके शरीर के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाएगा, ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा। तो अब जब वो नीचे, तो नीचे ऊपर से नीचे जाने में तो उसको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा मिल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन जब वो नीचे से ऊपर आएगा तो अचानक उसका प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा तो फिर जितना डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो बाहर निकलना स्टार्ट होगा। जैसे वो बाहर निकलेगा ना तो बहुत तेजी से निकलेगा, बहुत तेजी से निकलेगा, तो वो इंसान का नस फट सकता है, ओके। उस कंडीशन को बोलते हैं बेंड्स, क्या बोलते हैं, बेंड्स। तो क्या करते हैं कि वो ऐसा हो कि आने टाइम में ही ऑक्सीजन कम डिसॉल्व हो, ज्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व न हो, तो उसमें क्या करते हैं, हीलियम से उसको डाइल्यूट कर देते हैं, ताकि वो सॉल्युबिलिटी उसकी कम होती है तो कम ज्यादा ऑक्सीजन उसमें डिसॉल्व नहीं होता, उसकी सॉल्युबिलिटी घटाने के लिए उसमें हीलियम से डाइल्यूट किया जाता है उसको, ठीक है। और वो बेंड से बच सकता है गोताखोर, ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट है याद में, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और हीलियम डाला जाता है। एट हाई एल्टीट्यूड पीपल इज सफरिंग फ्रॉम एनोक्सिया, जो हाई एल्टीट्यूड पे जानते हो प्रेशर बहुत कम होता है तो वहां ऑक्सीजन कम मिलता है, ऊंचाई पे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, हाँ यस, एनोक्सिया बोलते हैं उसको। सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ वेपर प्रेशर, प्रेशर को ही बोलते हैं कि कोई गैस है, सुनो ये लड़का नाम में ही रखा हुआ है वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, कोई लिक्विड है, लिक्विड कोई भी लिक्विड है, ओके, अच्छा कोई लिक्विड है, कोई लिक्विड है, लिक्विड वेपराइज करता है। तुम पानी को, एक गिलास पानी को तुम हवा में घर पे छोड़ दो खुला, ओके, ठंडा हो या गर्मी हो, कुछ हो, ठंडी गर्मी में थोड़ा जल्दी सूख जाएगा और ठंडी में थोड़ा देर से सूख जाएगा, लेकिन पानी निकलेगा, कपड़ा कैसे सूख जाता है, तो चूंकि वहां से वेपर बन करके गैस लिक्विड जो है वेपर बन करके उठते रहता है। अगर उसको क्लोज कंटेनर में रख दिया जाए तो जो वेपर बनेगा वो लिक्विड का, वो उस कंटेनर के ऊपर प्रेशर लगाएगा, उसका नाम है वेपर प्रेशर, ओके। लिक्विड के वेपर का प्रेशर, वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर को डिफाइन किया गया है यहाँ पे इक्विलिब्रियम में, किसमें डिफाइन किया गया है, जब वेपर बनता है ना तो इसको बोलते हैं वेपराइजेशन, अब फिर वापस जो वेपर है, जो वाटर के गैस है, वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, बोलते हैं कंडेंसेशन। तो एक टाइम आता है कि अगर क्लोज कंटेनर के अंदर इसको रख दिया जाए तो वेपर प्रेशर जो वहां पे फिक्स हो जाता है, कितना वेपर बना हुआ है, ठीक है, फिर वापस आता जाता है कंडेंसेशन का रेट और वेपराइजेशन का रेट सेम हो जाता है, तो उस टाइम में जो भी वेपर का प्रेशर होता है उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। ये एक तरह का इक्विलिब्रियम फेनोमेना है, ओके, तो डिफाइन किया गया है इस तरह करके, लिखा भी हुआ है, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। इवेपोरेशन को ही वेपराइजेशन कहा जाता है, यहां बात हमने समझा दिया है। द वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम इन क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, तब मैं तो नहीं डिफाइन कर पाओगे, ओके गाइस। सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सुनो ना, इंपॉर्टेंट वेपर प्रेशर एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, या अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है, ओके, याद रखना। वेपर प्रेशर लिक्विड के नेचर पर डिपेंड करता है। अब तुम सोचो लिक्विड के नेचर पे, सुनो ना, तुमसे मैं पूछूं, बताओ वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा क्या अल्कोहल का वेपर प्रेशर ज्यादा,
जो जल्दी वेपराइज करेगा उसका वेपर ज्यादा ना, कौन जल्दी वेपराइज करेगा? वाटर की ये है अल्कोहल। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कौन जल्दी वेपराइज करेगा? अल्कोहल पहले करेगा वेपराइज, क्योंकि बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट है, तो 38 डिग्री से बॉइल कर जाएगा, ठीक है। तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो नेचर पर डिपेंड करता है। तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा ना, उसका वेपर प्रेशर उतना कम बनेगा भाई, नेचर। ओके, बता दिया, जैसे मैंने बता दिया ये दोनों में। टेम्परेचर बढ़ाने से जनरली वेपर प्रेशर का होता है, बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाओ तो वेपर प्रेशर बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो याद रखना है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, वही सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में डालोगे, ध्यान दो, अगर मैं तुमको बोलूं कि पानी का वेपर प्रेशर और पानी और चीनी का मिक्सचर बना हुआ है, चीनी या पानी चीनी का मिश्रण बना हुआ है, तो दोनों में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? बताओ भाई। पानी अभी प्योर स्टेट में है, अभी पानी सॉल्यूशन में चला गया, किसमें उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? प्योर स्टेट में, क्योंकि प्योर स्टेट में केवल पानी का लेयर था, लेकिन ऊपर चीनी सॉलिड आ गया, सॉलिड उसके जगह को घेर लेगा, तो कम कम वेपर प्रेशर बनेगा। तो याद ना, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से ज्यादा होता है, ये जाता है भाई, बात को मैंने समझा दिया। इसको ले लिया, कहां पर हो गया? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। ये है राउल्स लॉ, ये याद ना, राउल्स लॉ केवल और केवल आइडियल सॉल्यूशन के लिए वैलिड है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, राउल्स लॉ केवल और केवल, राउल्स के लॉ क्या जानते हो? अरे सुनो, राउल्स लॉ क्या कहता है कि जो प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का सॉल्यूशन का अंदर, वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज्यादा अमाउंट होगा, मान लो तुमको मैं बोलूं, सुनो सुनो सुनो, ए सुनो सुनो सुनना, मान लो कि मेरे अंदर हमने एक सॉल्यूशन तैयार किया कि उसमें हमने पानी डाल दिया, पानी के अंदर हमने अल्कोहल डाल दिया, दोनों डाल दिया, दोनों का मिक्सचर तैयार कर दिया, ठीक है, या कुछ और भी कोई लिक्विड डाल दिया, ठीक है। और दो तरह का लिक्विड है, सॉलिड भी लिक्विड है, सॉल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, दोनों का वेपर प्रेशर बनेगा, क्या बनेगा? अब दोनों में से वेपर प्रेशर किसका ज्यादा बनेगा, वो डिपेंड करता है उसके मात्रा पे। अगर मान लो सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा, सॉल्वेंट को कम रखोगे तो उसका वेपर प्रेशर कम बनेगा। तो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली Raoult's law कुछ नहीं है, the vapor pressure of each component in liquid solution is directly proportional to the mole fraction of that component, बस इतना ही है, that's it, okay। तो लिखा हुआ the partial pressure of vapor pressure बोलो या partial pressure बोलो of each component in liquid solution is directly proportional to the mole fraction, okay। इसको भी बोलते हैं ऐसे, ध्यान दो भाई, PA is equal to, A को सॉल्वेंट या सॉलिड कुछ भी बोलना है बोल देना, PA is equal to P naught into chi है, chi मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर PB is equal to P naught B, P naught B into chi B, ये प्योर स्टेट वाला है, जब वो सॉल्यूशन में नहीं था तब, ओके, ये कांस्टेंट है। आइडियल सॉल्यूशन उसको बोला जाता है जो राउल्स लॉ को ओबे करता है, बस इतना ही है आइडियल सॉल्यूशन। जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करता उसको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसमें जितना सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन होता है, उतना ही सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच, जितना सॉल्यूट सॉल्यूट में इंटरेक्शन, जितना सॉल्वेंट सॉल्वेंट में इंटरेक्शन, उतना ही सॉल्यूट सॉल्वेंट में इंटरेक्शन होता है। क्योंकि सॉल्यूशन बनने के टाइम में सॉल्यूट को सॉल्वेंट से दोस्ती करना पड़ेगा तभी। तो पहले सॉल्यूट सॉल्यूट का दोस्ती टूटेगा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का दोस्ती टूटेगा, फिर आपस में सॉल्यूट सॉल्वेंट का दोस्ती बनेगा। तो सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच के दोस्ती को तोड़ने के लिए एनर्जी खर्चा करना पड़ता है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच के दोस्ती को तोड़ने के लिए एनर्जी खर्चा करना पड़ता है, और सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में एनर्जी बनाने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी रिलीज होता है। अगर ये सब बराबर है तो आइडियल सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है? हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो या तो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं या तो नेगेटिव डेविएशन, या तो वॉल्यूम ओवरऑल बढ़ जाता है या तो ओवरऑल वैल्यू घट जाता है, वॉल्यूम घट जाता है। वॉल्यूम बढ़ता कब है सर? जब वीक फोर्स होता है ना तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है वॉल्यूम क्या हो जाता है, तो उसको नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं गाइस? आइडियल सॉल्यूशन जो ओम्स, जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है, उसका डेल्टा एच मिक्स जीरो होता है, ना एनर्जी रिलीज होता है ना एनर्जी ओवरऑल ऑब्जर्व होता है। ओके, बता दिया यहाँ पे। डेल्टा भी मिक्स भी जीरो होता है, यानी कि वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है। 3 2 5 5 ही होगा, 6 नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये चीज है। ये है आइडियल सॉल्यूशन। क्या है गाइस? ओके, आइडियल सॉल्यूशन का थोड़ा ग्राफ आप लोग देख लेंगे। ये है आपका सॉल्यूट का, ये सॉल्वेंट का, ये आपका सॉल्यूशन का। नॉन आइडियल सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करे, सीधी सी बात है। ये दो तरह का होता है, या तो पॉजिटिव डेविएशन या तो पॉजिटिव डेविएशन। कब? जब वीक फोर्स होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वो ओवरऑल वॉल्यूम अगर तुम 3 और 2 जोड़ोगे ना तो 3 2 5 नहीं होगा, 5.01 हो जाएगा, मतलब कुछ बढ़ गया। पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं उसको, ठीक है, वीक फोर्स के कारण होता है ऐसा, ठीक है। और एक होगा नेगेटिव डेविएशन, तो वहां पे क्या होगा कि फोर्स स्ट्रांग होता है तो वॉल्यूम घट जाता है। ओके, तो सोचिए चलते 3 2 5 होगा, लेकिन 5 नहीं होगा, 4.9 आ जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं? तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में यही होता है कि डेल्टा एच मिक्स जीरो नहीं होता है, डेल्टा वी मिक्स जीरो नहीं होता, ये याद रखना है, सीधे सीधी पॉइंट याद रख सकते हो। बता दिया। इसमें पॉजिटिव, इसमें तो दोनों है। ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव डेविएशन का। क्या चीज हो गया? पॉजिटिव, डेल्टा एच मिक्स भी पॉजिटिव होता है, डेल्टा वी मिक्स भी पॉजिटिव होता है। नेगेटिव डेविएशन में देखो, डेल्टा एच मिक्स जीरो से छोटा, डेल्टा वी मिक्स भी जीरो से छोटा, ये बता दिया। ये एग्जांपल ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल सीधे एग्जाम में पूछा हुआ है। ओके, अल्कोहल का वाटर के अंदर सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन। ओके, क्या क्या अल्कोहल में वीक इंटरेक्शन होता है। एसीटोन को, ये एसीटोन है, उसको क्लोरोफॉर्म में डालोगे तो नेगेटिव डेविएशन। दो एक चीज समझाया था मैंने, जितना भी
तुमको दिखाई दे रहा होगा, देखो कहाँ पर एसीटोन, जहां जहां लग रहा है ना एसीटोन वाला, कहाँ का एसीटोन, सब अल्कोहल 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 अल्कोहल, ये सभी तुम्हारा पॉजिटिव डेविएशन है। और ये कौन है बताओ, वाटर वाटर वाटर, ये सब तुम्हारा क्या चीज बताओ, क्लोरोफॉर्म वाला, सबका सब नेगेटिव डेविएशन है, ठीक है। ओके, कुछ एग्जांपल और है आइडियल सॉल्यूशन, ये आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है ये, जैसे इथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल ब्रोमाइड को इथाइल क्लोराइड डाल दो, बेंजीन टोल्यूइन का एक मिक्सचर लोगे, ये सभी तुम्हारा आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। इसका एग्जांपल बताओ, तो हमें अगर तुमको बोलेगा कि नेगेटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन में अंतर बताओ, सीधे सीधे तुम सीधे सीधे लिख सकते हो। नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा वी मिक्स, पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा वी मिक्स पॉजिटिव होता है, डेल्टा एच मिक्स पॉजिटिव होता है। नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा वी मिक्स 0 से छोटा होता है, नेगेटिव होता है, और डेल्टा एच मिक्स भी 0 से छोटा होता है। पॉजिटिव डेविएशन में वॉल्यूम बढ़ के आता है ओवरऑल, और नेगेटिव डेविएशन में वॉल्यूम घट के आता है, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है गाइस। सबसे बड़ा पार्ट यही है, इसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन चैप्टर में से लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन बना है, सबसे ज्यादा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बना है इसी से, कौन टॉपिक से, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर एक तरह का नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, कैसा बताओ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसके कंपोनेंट को क्या लिखा हो, उस कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसे बोलते हैं, कि दो लिक्विड, कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, दोनों को सेपरेट करना है, तो एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है, एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है, ज्यादा है, तो जिसको तुम गर्म करो, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, उसका वेपर बन जाएगा, उसको तुम अलग करके ठंडा करके उसको अलग कर सकते हो, सेपरेशन मेथड है एक तरह का, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस पे आधारित है ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिनके कंपोनेंट को बोलो हम लोग सेपरेट कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर की जो होती है वो लिक्विड फेज में और वेपर फेज में कंपोजिशन सेम होता है। एजियोट्रोप्स बॉइल्ड एट फिक्स्ड टेंपरेचर, ये बॉइल फिक्स टेंपरेचर में बॉइल करता है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन कि कौन सा सॉल्यूशन है या कौन सा मिक्सचर जो फिक्स टेंपरेचर में बॉइल करता है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ये याद रखना, बहुत बार पूछा हुआ है, ऑब्जेक्टिव में आया, अभी टेस्ट ऑब्जेक्टिव लेंगे, ठीक है। ये दो तरह का होता है, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, इसके अंदर नेगेटिव डेविएशन होता है, ओके, नेगेटिव डेविएशन लिखा हुआ है, और एक होता है, ये एग्जाम में याद रखना, पूछा हुआ है, ओके, 86 डिग्री सेल्सियस नाइट्रिक एसिड और क्या बोलते हैं पानी, यानी 68% 32%, ओके, 120.5, देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 86 डिग्री सेल्सियस, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन दोनों मिलता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के आता है, इसलिए नाम है इसका मैक्सिमम आइसोटोप 120.5, ठीक है। ये पूछा हुआ एग्जाम में, ये पूछा हुआ है कि एच नाइट्रिक एसिड और वाटर का जो मिक्सचर आइसोटोपिक में कंपोजिशन कितना होता है, 68 और 32, 68 और 32 पानी, ठीक है, बता दिया कंपोजिशन। अल्कोहल वाला भी पूछा हुआ है, 95% और 5%, 95% और 5%, ओके, ये बॉइलिंग पॉइंट है उसका, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा हुआ दोनों क्वेश्चन, ये भी पूछा हुआ है 68-32 याद रखना, और ये तुम्हारा 95 और 5%, हाँ आगे पॉइंट वन में आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग आ गए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताता है, एक को बताएगा, किसी को याद है तो पढ़े ना, कुछ दिन पहले पढ़े, बहुत साल हो गया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी है जो केवल और केवल सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ेगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा, और जिसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा उसका मॉलिक्यूलर मास घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बता दिया। चार, कितने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, 4, कौन कौन बताओ। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जैसे कोई भी प्योर लिक्विड जब जाता है सॉल्वेंट के अंदर यानी सॉल्यूशन बनाता है तो उसकी वेपर प्रेशर घट जाती है, तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, याद ना, न तो वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, न लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर तुम्हारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये याद रखना है, ठीक है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी, ये भी बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, ओके। जैसे मान लो तुम बॉयल हो रहा है, सुनो रे, तुम पानी को गर्म करो 100 डिग्री से बॉयल हो रहा है, और तुम उसमें चावल डालो तो 100 डिग्री से बॉयल होगा, नो, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ओके। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है सॉल्यूशन बनने में, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बढ़ना, ओके, क्वथनांक में उन्नयन, ओके। और एक होता है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, ओके, ये जानना। दो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में जाने पर घट जाता है, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन में जाने पर बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। एक है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसमें हम लोग डिटेल से 5 नंबर का क्वेश्चन है इस बार 2 साल से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, पिछले 15 साल में 13 साल लगातार पूछा है, लॉन्ग टाइम में, ओके। कई बार तो 2 क्वेश्चन भी पूछा है इससे, ओके, लेकिन 2 साल से लगातार इधर 22-23 में पूछा नहीं, अभी दिखाएंगे तुमको, लेकिन 24 के 25 के लिए एकदम हॉटेस्ट टॉपिक है ये चैप्टर का, माने एक लॉन्ग टाइम का गारंटी यहां से रहेगा। 2 नंबर का तो 2-3 रहेगा ही रहेगा, ओके, चारों में से एक रहना है, ओके। क्या आएगा होता तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिफाइन करके बोलेगा, और बोलेगा कि उसका इस्तेमाल करके मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का कैसे निकाला जाता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा इस्तेमाल उसका सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालने में किया जाता है, ठीक है। आ जाओ डिफाइन, ज्ञान की बातें छोड़ो, हाँ ज्ञान की बातें बहुत बड़ी है। आपको याद होगा कि जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें एक हमने अप्रोक्सीमेशन लिया हुआ है कि सॉल्यूट का मोल सॉल्वेंट के मोल से बहुत कम होता है, उसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं गाइस, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। और उसमें देखो आई लगाता है, आई का नाम जानते हो, आई क्या होता है, दो सुनो, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर आई इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये होता है।
डेल्टा टीबी का वैल्यू आई केबी इंटू एम। केबी क्या होता है जानते हो? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग, इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट के लिए। एम हो गया मोलरिटी। डेल्टा टीएफ क्या हो गया? आई आई के एफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, एम मोलरिटी। अब पाई इक्वल टू सीआरटी, करो तो मरो, ये ऐसी क्या है? कंसंट्रेशन, मोलरिटी को भी बोलते हैं इसको। आर हो गया तुमको, ये तुमको आर हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसको बोलते हो। टी टेंपरेचर हो गया। आई आई क्या है? आई क्या है बताओ? आई क्या है? आई है वेंट ऑफ फैक्टर, आई। ओके, कितना मोल्स टूटा बट्टा कितना स्टार्टिंग में था, आई वेंट ऑफ फैक्टर पे आएंगे। आ जाओ। हाँ, जनरली नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल के लिए आई की वैल्यू 1 होती है, इसलिए उसमें फॉर्मूला हम लगाते हैं। ठीक है, जहां पे लेकिन टूट जाता है, अगर आयनिक कंपाउंड है, NaCl तोड़ो तो NaCl में कितना टूट जाएगा? NaCl को पानी में तोड़ो तो 100% टूट जाता है। Na प्लस हो जाएगा, Cl माइनस दो पार्टिकल हो जाएगा। दो पार्टिकल तो कलोरीमेट्री बढ़ जाएगा, मोलिकुलर मास घट जाएगा। ये याद रखना है। ओके, इंपॉर्टेंट है। वेंट ऑफ फैक्टर, इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी करवाएंगे तुमको। वेंट ऑफ फैक्टर देख लो, ये वेंट ऑफ फैक्टर बता दिया। कहां गया वेंट ऑफ फैक्टर? चलो ये तो समझाने के लिए मैंने बता दिया। वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है गाइस? कई तरह से डिफाइन किया गया है। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, माने जो ऑब्जर्व हुआ है वो, और जो कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी जो हम लोग थ्योरेटिकली निकाली है वो प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली है, थ्योरेटिकली। आंसर 2 आएगा। मैंने इस एग्जांपल के थ्रू, चलो डेफिनेशन दे दिया मैंने ये। ओके, आई कैसे निकालेंगे देखो। ए बाबू सुनो, जैसे KCl है, क्या है बताओ? ये KCl को पानी में डालोगे तो K प्लस HCl माइनस। हम सोच के चले थे ये एक है, हम सोच के चल रहे थे हम लोग कि ये एक है, ये एक है, बट ये सुनो, थोड़ा सा बात नहीं करना। KCl है ये। ओके गाइस, तब स्टार्ट दो क्या करते सुनो सुनो। टोटल कितना आयन बना टूटने के बाद? 2। और टोटल स्टार्ट में कितना था? 1। इसको बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं इसको? आई। आई हो गया वेंट ऑफ फैक्टर, आई से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, ये एबनॉर्मल मास है। चलो हटाओ, कोई बोलेगा नहीं, सुनो नहीं बोलो ना, कितना बोलते हो यार। बट KCl आई का वैल्यू हो जाएगा 2/1। इसका बोलो 2/2 2 था पहले से तो। और n होगा तो 2n/n 2 ही हो जाएगा, आई का वैल्यू 2 ही रहेगा इसका। चलो आ जाओ, डिपेंड नहीं करता। अब एक क्वेश्चन सुनो, कई बार पूछा हुआ, सुनो ना। जैसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैसे भी सवाल बनाओगे? एक क्वेश्चन तुमको मैं दिखाता हूं, तब तुमको अभी तुमको खुद जवाब दोगे, हम नहीं देंगे। जैसे क्वेश्चन सुनो ना, बेरियम नाइट्रेट है, इसका जवाब दो। ये तुम्हारे एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है। तोड़ो कैसे टूटेगा? 100% तोड़ दो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तोड़ दो। क्या करोगे? बेरियम प्लस टू एक ही नहीं है, नाइट्रेट का होगा, नाइट्रेट का होगा 2 है, नाइट्रेट ध्यान से दो है। कितना है इसका? आई का वैल्यू बताओ, आई का वैल्यू बोलो बताओ। इसका क्वेश्चन का बोला जानते हो? ये एनसीईआरटी में ये लड़का पी बाय का क्यू का क्वेश्चन अभी बताएंगे तो इसका बोला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ, अल्फा बताओ। अल्फा कैसे निकालोगे? पहले क्या करोगे? अल्फा मान लोगे इसका क्या, स्टार्टिंग में इसका 1 मोल था, कितना मोल था बताओ? स्टार्टिंग में T = 0 कितना था? ये 1 मोल था। इसका भी 0, इसका भी 0, नहीं बना होगा। जब T = कुछ सम टाइम अल्फा टूट गया, अल्फा इसमें से क्या हो गया? टूट गया। अगर इसके एक टूटने से ये 1 बन रहा है, उसका डबल बन रहा है। इसके 2 टूटने से इसका 2 बनेगा, इसका 4 बनेगा। इसके 3 टूटने से इसका 3 बनेगा, उसका 6 बनेगा, डबल। तो अगर इसके अल्फा टूटने से क्या बनेगा? इसका अल्फा और उसका 2 अल्फा। समझ आया? और आई कैसे निकालो? आई कैसे निकालोगे? टूटने के बाद कितना टूटेगा? टोटल मोल बताओ। ये 1 अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा। स्टार्टिंग में कितना मोल लिए थे? 1 हो गया। यहां से अगर आई दे देगा तो अल्फा निकल जाएगा, अल्फा दे देगा तो क्वेश्चन में दिया हुआ वेंट ऑफ फैक्टर दिया हुआ है तुम्हारे किताब में, यानी कि टेस्ट इसमें अभी जो PYQ करवाएंगे, अल्फा निकालने को बोला है, तो क्या होगा? तो आई इक्वल टू आएगा तुमको अल्फा कैंसिल 1 + 2 अल्फा। यहां से अल्फा पता होगा तो आई निकल जाएगा, आई पता होगा तो बोलेगा कि सुनो, बोलेगा कि अल्फा 95% है, कितना परसेंट है? तो अल्फा की जगह 0.95 कर दोगे, 0.95। ओके, अब पुट करके आंसर आई का वैल्यू निकाल लोगे। बोलेगा अल्फा जो है तुम्हारा 60% है, तो 0.6 रख दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे तुम अपना डिवाइड करके निकाल लोगे, अल्फा पता होगा तो आई निकल जाएगा, आई पता होगा तो अल्फा निकल जाएगा। ठीक है, समझाया? क्लियर? तुम्हारे इसमें किताब में दिया हुआ है आई का वैल्यू, आई थिंक इसमें आई का वैल्यू दिया हुआ है, कर लेंगे, लेकिन तरीका ये रहेगा, ये मैंने तुमको समझा दिया। लो क्लियर? अब एग्जाम में लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है तो क्या बोलोगे? क्या पूछेगा? रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? तो डिफिनेशन लिखोगे, डिफिनेशन तुम्हारे सामने में लिखा हुआ है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, डायग्राम खाली बना दोगे। डेफिनेशन ये है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। ओके, और उसको बोलेगा कि आप एक्सप्लेन करो, साबित करो कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही बोलेगा कि साबित करो कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होने के लिए सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करना चाहिए, सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करे। ओके, तो यहाँ साबित हमने करके दिखा दिया है कि दो केवल सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है, इसलिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ तक साबित करके लिखोगे। ठीक है, ये मैंने बता दिया। कोई बोलेगा नहीं ये सब? हाँ, बोलेगा कि हाउ टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट यूजिंग रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो तुमको ये वाला यहाँ तक डिराइव करना पड़ेगा, वो भी लिखना पड़ेगा और यहाँ तक ये डिराइव करना पड़ेगा। ओके, ये फॉर्मूला
बाकी लिखने की आवश्यकता नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है तो टीबी में से टीबी नॉट बढ़ा दो, जोड़ दोगे। ओके, इसके लिए डिफाइन दो। ए बाबा बात नहीं करो। ये डेल्टा टीबी मोलैलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं लॉ। ये तुम्हारे एग्जाम में पूछा हुआ कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अगर चाहिए मान लो कि तुमने 100 ग्राम पानी तुमने गर्म कर रहे हो, 1 लीटर पानी, ठीक है, गर्म कर रहे हो, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तुमने अब तुमने इसमें 100 ग्राम चावल डाल दिया तो बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा। 200 ग्राम डाले तो और बढ़ जाएगा। जितना तुम सॉल्यूट ऐड करते जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन डिपेंड करता है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन के मोलैलिटी पे। ये फार्मूला वहां ड्राइव करना तुमको, ठीक है गाइस। ये डिफरेंट फ्रीजिंग पॉइंट का होता है, सॉल्यूशन में जाने के बाद फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, ठीक है। ये डेल्टा टी ऑफ टी, पानी से 0 डिग्री सेल्सियस पे डिफ्रीज करता है। नमक डाल दोगे तो टेम्परेचर उसका और क्या हो जाता है, और कम हो जाता है, यानी कि और कम पे फ्रीज करेगा, पहले फ्रीज नहीं करेगा, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह का फॉर्मूला है मोलैलिटी वाला, बात कोई नहीं करेगा, ये खत्म हो गया। एक टॉपिक है तुम्हारा एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, याद है तुमको एंटी फ्रीज सॉल्यूशन? ओके, 335 ग्राम एथाइलिन ग्लाइकोल में 1 केजी वाटर में जोड़ते तो उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट जो है, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट जो 10 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। ये इसको बोलते हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ठंडे कंट्री में जहाँ पे गाड़ी ठंडा हो जाता है तो वहाँ पे पानी जम जाता है अंदर में, ओके, कार के रेडिएटर में, तो हो सकता है कार का रेडिएटर फट जाए, गाड़ी जल्दी चालू नहीं होता है। तो जल्दी फ्रीज ना करे उसके लिए क्या करते हैं उसमें कि हम लोग नमक डाल देते हैं या कोई एंटी फ्रीज सॉल्यूशन डाल देते हैं, तो जल्दी फ्रीज नहीं करे। फ्रीज नहीं करेगा तो गाड़ी चलता रहेगा, इसलिए, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट घटाने के लिए, ठीक है। द मिक्सचर ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल ऑफ वाटर इज कॉल्ड एंटीफ्रीज मिक्सचर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बताओ? एक पढ़ते हम लोग, ये एग्जाम में पूछा है बाबा, सुनो, ये पूछा हुआ है। डिफ्यूजन में ऑस्मोसिस में अंतर, डिफ्यूजन में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन लोड क्या होता है बोलो? नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बट इसमें ऑस्मोसिस में क्या होता है? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? जिससे केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल ही मूव कर सकते हैं। बताओ, सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज बड़ा है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल का साइज बड़ा? नमक और पानी में, नमक को पानी में डाल दिया तो बताओ नमक का पार्टिकल का साइज बड़ा होता है कि चाहे पानी के कण का साइज बड़ा होता है? नमक का पार्टिकल, सॉल्यूट का साइज बड़ा होता है, सॉल्वेंट का पार्टिकल का साइज छोटा होता है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन है जिससे केवल सॉल्वेंट के पार्ट मॉलिक्यूल ही आर पार हो सकते हैं। सॉल्यूट के मॉलिक्यूल आर पार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो यहाँ पर यही बयान, नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल इज फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर, ये अंतर पूछा हुआ एग्जाम में, ओके। नेट मूवमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ओके। नो नेट मूवमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल का मूवमेंट यहाँ पे नहीं होता है। सेमी परमिएबल इसमें रिकॉर्ड नहीं है, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का रिक्वायरमेंट है। इट कैन नॉट बी रिवर्स, और इसको उल्टा नहीं कर सकते, लेकिन इसको उल्टा और रिवर्स किया जा सकता है, ओके। और जनरली ये छोड़ा हो गया। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया, केवल सॉल्वेंट पार्टिकल ही से मूव कर सकते हैं। और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के कुछ एग्जांपल हैं जो हमने बता दिया आपको, ओके। ऑस्मोसिस जो अभी डिफाइन किया, ये बता दिया डेफिनेशन, ओके। ऑस्मोसिस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो हमारे बॉडी के अंदर भी हो रहा है, बहुत जगह पे होता है, जैसे अंडे का फूलना, अंडे का सिकुड़ना, ओके, जहां पे एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस होता है, ठीक है, सेल का, तो हमारे बॉडी में भी हो रहा होता है। एक होता है ये पूछा हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर। दो सॉल्यूशन अगर सेम प्रेशर पर है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर पर है, तो उसको बोलते हैं आइसोटोनिक प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? मैंने आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और अगर सेम नहीं तो बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सुने होगा हाइपोटोनिक, ओके, चलो। लेकिन ये तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर, वो प्रेशर लगाकर जहां पर तुम्हारा ऑस्मोसिस क्या हो जाए, रुक जाए, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और प्रेशर लगा दो तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा, ओके। क्या हो जाएगा? रिवर्स ऑस्मोसिस, ओके। रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल किया जाता है, हम लोग आरओ में करते हैं। किसमें करते हैं? नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस, ओके, आरओ में। पाई इक्वल टू सीआरटी, सी क्या है? कंसंट्रेशन, मोलैलिटी बोलते हैं, आर कांस्टेंट एट टेंपरेचर है, याद रखना। यहां लिखा हुआ देखो, याद देखो, क्या लिखा हुआ? पाई 1 पाई 2। अगर दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो तो उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सेम ना हो तो हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक, बता दिया है, ओके। ये सारी बातें एग्जांपल हम लोग अंडा वाला बात सब किए थे, ये सब किए थे ना, किए थे, देख लेना, ज्यादा कुछ नहीं है, हो गया। सो वी हैव डन गाइस सारी चीजें। 2024 में 1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन आया है। कितना क्वेश्चन आया? 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आया है, 5 4 9। और लॉन्ग टर्म का 3 साल से नहीं आ रहा है, 3 साल से नहीं, 24 में, 23 में, 22 में, 21 में 2 पूछा हुआ था लॉन्ग टर्म का, ठीक है। तो इस बार ज्यादा चांस है, वो भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन होता है अक्सर, ठीक है। तो इस बार आने का चांस बहुत ज्यादा है। अब सोचो 5 4 9, उसमें देखो 24 में देखो तो दो ना, 21 में 2 नंबर वाला 5 पूछा था, 1 2 वाला, सॉरी 5 नंबर, 1 नंबर वाला 5 2 5 7 7 था, 10 17 नंबर का क्वेश्चन उसी से आया था, सॉल्यूशन से। मैंने तुम ऑन एवरेज मान सकते हो, ए सुनो रे, सॉल्यूशन से 15 नंबर का क्वेश्चन आया था, ऐसे समझो, ऑन एवरेज, ठीक है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है।
चलिए, ये अभी जो फ्लो हम लोग पढ़े हैं वही मैप है, ये पढ़ाई सॉल्युबिलिटी पढ़े हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पूरा बता दिया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, ये शॉर्टकट में देखो, ये लॉ पढ़े, हेनरी लॉ, रॉल्स लॉ, वेंट ऑफ लॉ। ओके, उसके बाद हम लोग कंसंट्रेशन पढ़े, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, ग्राम पर लीटर, वही पार्ट्स पर मिलियन, छोड़ो हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़े टाइप्स, सुपर सैचुरेटेड, सब छोड़ो हटाओ, सारी बात है। चलिए, पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, लीजिए बताइए, जवाब दीजिए। पहला ही सवाल है जो, ये सवाल 3-4 बार, पहला सवाल तुमको बनाने के लिए पेन चलाना पड़ेगा, बिना पेन चलाए सवाल नहीं बन पाएगा, मुमकिन ही नहीं है। इससे अच्छा है कि हम बता ही देते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत है, और बता रहे इसलिए बता रहे ना कि इसमें क्वेश्चन में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन 2 बार पूछ दिया है। बिहार बोर्ड जानते हो, बहुत ही मुश्किल बोर्ड है। हाँ, मैं इसको बता दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में। ओके, सुन मैं बोल रहा हूं, इसका आंसर जो है कैलकुलेशन करेंगे तो 0.46 आता है। जब भी ऑप्शन में ना रहे तो आंसर क्या मारोगे, जो इसके काफी करीब होगा। कौन है इसके काफी करीब, ये आंसर होगा। अब आंसर कैसे 0.46 आता है, 2 ऑब्जेक्टिव में कहता है, कभी माने कि कैलकुलेशन वाला सवाल पूछ देता है, तो मैं करके दिखाता हूं। तो बताओ, सुनो ना, शुगर सिरप समझते हो, चाशनी जिसको बोलते हैं, चीनी की चाशनी बनाते भाई, तो उस 234.2 ग्राम शुगर सिरप है, उसके अंदर कितना चीनी है, चीनी देखो चीनी कितना, चीनी बताओ, 234 पॉइंट, बोलो ना 34.2, ये इतना ग्राम है। पहले सॉरी सुनो नहीं बोलो ना यार, सुनो ना, पहले चीनी का मोल निकाल लो। मोल कैसे निकालता है, गिवन मास बाय चीनी का मोल कितना है। अब चीनी का फॉर्मूला बताओ, C12H22O11, पढ़े ना पढ़े हो, कार्बन का 12 गुने 12, हाइड्रोजन का 22 गुने 1, ऑक्सीजन का 16 गुने 11, याद है कि नहीं, कितना होता है, ये कितना होता है 342, ये तो याद होगा यार, इसका मोलकुलर मास 300, गिवन मास बाय मोलर मास हो गया। काटो, 1/10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/10, नहीं बोलो कोई, फिर मजा नहीं आ रहा है। 0.1 कितना आया बताओ, ये मैंने चीनी के मोल आया 0.1, मुझे निकालना क्या है, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मुद्दा क्या है कि मास दिया हुआ है, समझ में क्या बोल रहा हूं, सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है, हमको सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं पता है, क्योंकि मोलरिटी निकालने के लिए मोल क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता नहीं है। क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या, सॉल्यूशन का मास पता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालने के लिए हमको डेंसिटी पता होना, क्वेश्चन में डेंसिटी नहीं दिया है। डेंसिटी शुगर सिरप का डेंसिटी होता है, शुगर सिरप का डेंसिटी होता है 1.08 ग्राम पर ml, ये होता है। देख लो थोड़ा सा देख लो, ध्यान से देख लो, ये वैल्यू डेटा नहीं दिया किताब में, क्वेश्चन में, मैं अभी करके दिखाता हूं, ठीक है। ये डेंसिटी हो गया और मास दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। मास कितना है बताओ, 234.2 बट्टा कितना बताओ, ये 1.08, कुंची में आ जाएगा ये वॉल्यूम ml में। अब इसको भाग करो, ओके भाग करो 100 पर, काटो तो ऊपर जाएगा ना 2 जीरो, एक जीरो नीचे, एक जीरो और बढ़ जाएगा। भाग करते, मैं इसको भाग करके दिखाता हूं, कोई बोलेगा नहीं बउआ, थोड़ा भाग करके बताइए तो इसको, हम लोग कर लेते, तुम लोग को करने की जरूरत नहीं है, हम लोग करेंगे, मैथ का इस्तेमाल करेंगे। कहां गया कैलकुलेटर, रुकिए कहां गया, यहां ले लेते हैं, बताइए तो कितना है, 223,420, 23,420 डिवाइडेड बाय 23,420 डिवाइडेड बाय 108 कितना है बताओ तो, 216.217 कितना है बताओ, करीब ये 217 ml आता है, कितना ml आता है 217 ml। ओके, वॉल्यूम आया कितना, इसको लीटर में बदलना पड़ेगा, किस में बदलना पड़ेगा, लीटर में बदलना पड़ेगा, इसको यहां बदल दो, लीटर में बदलना पड़ेगा, इसको तो रहने दीजिए, लीटर मतलब क्या होगा, वॉल्यूम सॉल्यूशन होता क्या होगा, 217/1000 लीटर में हो जाएगा, बताओ कितना, कितना डिवाइडेड बाय कितना है 0.217 कर देते, 0.217 हो गया, 0. यहाँ रखा होगा 217 हो गया। और हमको निकालना कुछ मोलरिटी का फॉर्मूला बोलो, NyV, अरे NyV मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितना है मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.1, आई कितना 0.217, चलो करो। ए बेटा बात नहीं करो, कितना बोलता तुम लोग, 50 बार बोल चुका है, फिर भी नहीं तुम लोग बात मान रहा है, नहीं मन कर रहा था चले जाओ, अब तो ध्यान दे दो, चले जाओ, नहीं मना नहीं करेंगे हम, जाओ, नहीं पढ़ने का मन करे चले जाओ।
0.1 में डिवाइड करो 0.217, 0.46 आया, बोले ना आंसर आया था 0.46। हम इसको कैलकुलेशन करके रखे हुए थे, ठीक है, पहले से रखे हुए थे। आंसर होगा 0.146, तो इसमें है, ये नहीं है कहीं पे, तो ये इसके पास यही है, तो आंसर ये होगा। क्लियर हो गया? और को ऑप्शन भी नॉन रहता तो नॉन मार देते हैं, नॉन तो है ये नहीं है ना, तो जो इसके आसपास वैल्यू वैल्यू होंगे 0.1। क्लियर हो गया? क्लियर? और डेंसिटी भी नहीं दिया था क्वेश्चन में, तो हम डेंसिटी बता दिए तुमको। ये डेटा हमने फैक्ट चेक करके बताया तुमको। ओके, चला जा। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। ए बाबा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन बताओ। नॉर्मेलिटी, ए बी से ऑप्शन बोलो ना, ऑप्शन बी एकदम। मोलैरिटी टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता है ना, क्योंकि उसके डिवाइड में मास आता है, वॉल्यूम नहीं आता है। कई बार पूछा हुआ, कई बार देख लो, 11, 21, 24, हाँ, 2 बार एक ही सवाल लगातार 2 साल तक पूछा जा सकता है। हाँ, ये बताइए, ये वाला, ये भी अब सुनो सुनो सुनो, ये भी सवाल हमको तुमको बताना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है, और इसमें भी क्वेश्चन में थोड़ा सा लोचा है, तो लोचा क्लियर कर देते हैं, ठीक है। इसका आंसर जो है, चलिए कोई बात नहीं, मैं पहले बताता हूँ, कोई बोलेगा नहीं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि 5% का केन शुगर, केन शुगर समझते हो? अरे गन्ने का रस, ओके, हाँ, गन्ने का रस का शरबत का जो ये है, वो आइसोटोनिक है, 1% ऑफ सॉल्यूशन। सुनो सुनो, एक सॉल्यूशन है जो गन्ने का रस का सॉल्यूशन है, 1%, वो 5% गन्ने का रस है, नहीं, पानी में 5% गन्ने का मटेरियल बना हुआ है, मतलब 5 ग्राम तुम्हारा सॉल्यूट हो गया, ठीक है। एक सॉल्यूशन है जो 1% है, कितना सॉल्यूशन है, मैंने उसको सॉल्यूट 1 ग्राम है, 100 ग्राम है, ठीक है। जैसे मरियो क्या बोल रहा है, ये 100 ml सॉल्यूशन मान लो, 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है। नहीं बोलना यार, कितना बोल रहे हैं, सुनो, दोनों आइसोटोनिक है, यानी दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। तो सुनो, जब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो आर तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, ठीक है। जैसे मामूली होता है π1 बराबर π2, कल ये होता कल ये होता है π1 बराबर π2, तो क्या लिखोगे, सी आर, सी की जगह मोलैरिटी ना, तो दोनों का मोलैरिटी अलग कर दो, m1 C1 R T, टेम्परेचर सेम ही है, C2 R2 T सेम है, दोनों आपस में कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, C1 बराबर C2, मतलब क्या हुआ, दोनों का मोलैरिटी क्या है, सेम है। अब जो मोलैरिटी इसका होगा वही मोलैरिटी इसका होगा, अरे बोलो ना। तो पहले क्या करते हैं कि इस सॉल्यूशन का केन शुगर का मोलैरिटी निकाल लेते हैं। मोलैरिटी कैसे निकलेगा, तो 5% दिया हुआ, 5%, कितना परसेंट दिया हुआ है, 5 ग्राम इन 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml ले लो या 100 क्या बोलते हैं ग्राम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके लो 100, क्योंकि मोलैरिटी निकलता 100 ml लेना पड़ेगा हमको, 5 ग्राम, तो इसका तुम यहां से क्या निकाल सकते हो, यस, देखो आ जाओ, मोल्स निकालो, मोल्स निकालो, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मोलर मास कितना बताओ, कि चीनी का मोलर मास कितना होता है, 342, निकालो, ओके। अब इतना कैलकुलेशन देख लो, ओके। अब नहीं गलत बात, भाग करेंगे, भाग करो, भाग करेंगे, भाग करेंगे, भाग करेंगे, बताइए, 5 डिवाइडेड बाय 342 कितना हुआ, तो 0.014, 0.014 या 15 कर देता है, 0.015 कर देते हैं, ओके गाइस, चलो 0.00 लिखे हैं, 0.015, ओके रहने दो, हटाओ, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। चलिए इसको रहने दीजिए। ये मोल निकल गया, क्या निकल गया, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ, वॉल्यूम 100 ml है, यानी 100 ml को तुम 1000 से भाग कर दो, 1/10, गाइस बोल नहीं रही हो, तो मोलैरिटी कितना होगा, मोलैरिटी कितना होगा, गिवन मास मोलर मास, ऐसा करते ना, इसको हम क्या करते हैं, इसको ऐसे हटा देते हैं, बाद में कर लेंगे, चलो 5/42, 342 बट्टा 1/10, 1/10 पंचे 50, 342, इसको निकाल लो, हटाओ, काट हो गया, अभी रहने दो, बाद में कैलकुलेशन एक बार कर लेंगे। ये क्या निकला तुम्हारा, क्या निकला है, ये शुगर केन का मोलैरिटी निकला, हमको मोलिकुलर वेट निकालना है। अब दोनों का मोलैरिटी तो सेम ही है, उसका भी 1% वाला का है, अब 1% का देख लो, 1% वाला का देख लो, 1% वाला का बताओ, 1% वाला समझे, 1 ग्राम इन 100 ml, इन 100 ml, ठीक है, 100 ml, बताओ क्या होगा इसका, बताओ, नहीं बोलो ना यार, हमको नहीं पता उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, ओके। क्या करोगे, मोल निकालने के लिए क्या करोगे, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास मान लेते हैं x है, क्या मान लो x है, और वॉल्यूम तो पता ही है कितना है, 100 ml है, 1000 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा, 1/10, दोनों का मोलैरिटी का कर दो, सेम कर दो, क्या था बताओ, m1 बराबर m2 था ना, हेलो, m2 बराबर m1 करते हैं, m2 बताओ क्या होगा, इसका मोल बताओ, 1/x, वॉल्यूम बताओ 1/10,
और इसका मोलरिटी कितना निकला हुआ है, बताओ कितना निकला हुआ है, बताओ जल्दी बताओ। 50/342 पलट दो, 10/x, 10/x, 50/300, x बराबर हो गया 342/5, 5 से भाग करो, 5×7=35, क्या 5 चौका 5, 5 5 के 30, 5 × 40, 5 चौका 20, दो ऑप्शन है कि नहीं, भाग करना भी नहीं पड़ा यार, जितना मारो ये समझ गया, ठीक है, समझ आया, हमने बता दिया सवाल को। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है, ये तो बनाना पड़ेगा आपको, ये तो आपको बनाना पड़ेगा, ये हम इसके लिए टाइम दे रहे हैं, ये आपको हम टाइम दे रहे हैं, ये आपको मैं टाइम दे रहा हूं, बहुत इजी है, जल्दी कीजिए। लगा था 2 साल पूछा, बनाओ ना मोलरिटी तो बनाओ ना यार, वॉल्यूम दिया हुआ लीटर मतलब इतना टाइम कहां से लगाओगे, हाथ सबको चलाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब इजी क्वेश्चन सब आएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, बनाओ ना, एकदम इजी क्वेश्चन तो है। अरे वॉल्यूम को लीटर में बदलो, ऑप्शन बताना, ऑप्शन डी, डी। कौन सा वर्ड है, डी, टाइम खत्म होगा तो बताओ क्या होता है, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास मोलर मास ना, सॉरी मोल्स एब्सोल्यूट ना, तो मोल्स एब्सोल्यूट कैसे, गिवन मास कितना है, मास कितना मास दिया हुआ है, और इसका मोलर मास कितना होगा, 23, 16, 39, 41, भाई वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 200, 1000 से भाग करो, 1/20, और ये हो जाएगा 5 ऊपर जाएगा, 1/4, 0.4 चरनी हो गया, चरनी, इतना टाइम लगाओगे तो काम चला, हम समझ गया, भाग नहीं कर तो मोल कैसे निकालोगे, नानी का नाती क्या करेगा, बताओ इसे बताओ, बोलो इतना टाइम लगाओगे, ए बी सी बताओ, ए को नहीं बोला है, ए कौन बोला, कन्वर्टर लाल कर देंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में मोलरिटी होता है, मोलरिटी पूछ रहा है, तो सॉल्वेंट क्या बोला है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मोलरिटी का डेफिनेशन नहीं है, बताओ यार, इतना इजी नहीं बता पाओगे तो कहां बताओ, बताइए बताओ, अभी बनाओ, चलो ये बनाओ, क्वेश्चन पढ़ो पूरा पहले, लो तुम्हारा काम है, कितना समय लगा रहे यार, ग्लूकोज का 180 होता है, ए सुनो रे लड़का, ए कब पूछ रहा है, 1000 ग्राम मतलब कितना, 1 kg, 1000 ग्राम मतलब कितना, 1 kg, 1 kg में जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट का होता है वो मोलरिटी होता है, मोलरिटी, केजी सॉल्वेंट मोलरिटी, मोलल कहां दिखा दे रहा, मोलल, ये तो जिंदगी में नहीं होगा, ना ए होगा ना सी होगा, क्योंकि मोलरिटी है, 1000 ग्राम ना है तो केजी ना बोलोगे, 1 kg सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट होता है उसी को हम लोग मोलरिटी बोलते हैं, तो ऑप्शन या तो बी होगा या तो डी होगा, अब निकालो, 18 ग्राम है, निकालो बट्टा, गिवन ग्लूकोज का कितना था, 180, 1/10, 0.1, आंसर हो गया, इतना टाइम नहीं लगाना यार, कितना इजी हो, बट ये बताओ, ये भी नहीं बता पाओगे, इतना देर लगाओगे, ये बताओ, वो HNO3 था,
नाइट्रिक एसिड था वो, ये HCl है, इन्हें बताए थे, ये 20 होगा, 2080 होता है इसमें, 2080 होता है, कितना होता है ये 2080, कितना होता है बुक में जाकर देख लेना कॉपी में। ये बताओ समझ में आ गया? इतना देर लगाओगे तो काम ही नहीं चलेगा। अब बताओ, आइए अभी एग्जांपल दिए था, बताओ 10 का, तुम्हारा काम है। यस सही है, क्लोरोफॉर्म और प्लस एसीटोन नॉट एन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, ये सब आइडियल था, बेंजीन टोल्यूइन मिथाइल ये सब लिखा था कार्बन ट्राइक्लोराइड। ये बताओ, ये बताओ, इसका भी बताओ, जल्दी बताओ। अरे एसीटोन वाला एग्जांपल नहीं दिए थे, बताओ फर्स्ट कौन आंसर हुआ था ना इसमें? एसीटोन कहाँ दिखाई दे रहा है? डी एसीटोन। ये बताओ, अब बनाओ इसको, अब बनाओ, टेक योर टाइम, बनाओ, सब पूछा क्वेश्चन, सब हाल फिलहाल क्वेश्चन सब है, बनाओ। बनाओ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आइए बताओ, ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट जो तुमको, ये इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है? ये बताओ, टूटेगा या नहीं टूटेगा पानी में? टूटेगा ना। MgCl2 पानी में कैसे टूटेगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या हुआ? Mg एगो Mg +2 Cl क्या हुआ है? 2 Cl पे माइनस हो गया, 3 हुआ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, आई का वैल्यू कितना हो गया? 3। आई का वैल्यू कितना हो गया? 3। आई कैसे निकालते हैं? आई बराबर था 3/1, नीचे एक उसमें में 1 है, 3 3 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर? क्या है 3 गुना? सी आंसर हो जाएगा। जो पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था उसका 3 गुना हो जाएगा, वेंडो फैक्टर है, तो ना कितना NaCl होता तो गुना हो जाता, ठीक है, MgCl2 है। अब बताओ, अब बताओ, यहाँ पे इसको भी बताने जा, प्रेशर को बोल रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर, डी, हाँ कलर प्रॉपर्टी। अब बताओ, ये बताओ, अब ये भी नहीं बता पाओगे तो क्या शर्म वाली बात है, कितना? सी, खत्म। 2 नाइट्रेट अभी बताते, कैल्शियम नाइट्रेट, बैरियम नाइट्रेट, 2 नाइट्रेट मिलेगा, 1 कैल्शियम मिलेगा, 3 हो जाएगा। कैसा क्वेश्चन सब देखो, अब बोलो, अब बताओ, बोलो। हाई बोल दिए, हाई ऊपर में प्रेशर हाई होता है, जा प्रेशर लो हो जाता है तब तो ऑक्सीजन ज्यादा डिजर्व नहीं होता है। क्या पांडे जी कमाल करते हैं, तो हाँ, तो ये बताइए, क्या बोल रहा है? ऑस्मोसिस का लेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोसिस, सरफेस टेंशन, हाफ लाइफ पीरियड, कंडक्ट में ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए सही से, अगर अच्छा सा नहीं दिया। और बताओ, ये बताओ, करो तो मरो, करो तो मरो, बोले तो CRT है, 2 बार पूछा हुआ देख लो। हाँ ये बताओ, अभी बताए थे, ए मिस्टर मंगली लाल का बच्चा, बताओ ना यहाँ पे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सिर्फ सॉल्वेंट बॉन्ड की नहीं। दो, इस बार के लिए हाईलाइटेड क्वेश्चन है, 20 23 25, चांस ज्यादा बड़ा। ये बताओ, ये बताओ, अभी बताए थे ये, अब ये तुम्हारा काम है बनाया, अभी बताए थे, थ्योरी में बताए थे। हाँ, पहले बोल दिया 87 रट्टे हुए हो, 87%। बनाओ ना, हम समझाने के लिए बोले थे ना, 87% सॉल्व करो ना पहले इसको, आप ही तो बताए थे रट्टे हुए। अभी नहीं बोले थे बेरियम नाइट्रेट तो अल्फा मानो बना। जल्दी कीजिए,
योर टाइम इज ओवर नाउ गाइस। क्या होता था बेरियम नाइट्रेट? क्या होता ना, बेरियम नाइट्रेट को तोड़ोगे तो बेरियम अलग और नाइट्रेट अलग। बात कर रहे हो तुम लोग? आई का वैल्यू बताओ, इसमें कितना होगा बताओ। पहले ऐसे सुनो, ऐसे आई नहीं मानेंगे, पहले सुन, नहीं बोलो यार। शुरू में ये 1 था टी इक्वल टू 3 पे, और ये 0 था, ये 0 था। टी इक्वल टू टी पे अल्फा टूट गया इसमें से, तो ये अल्फा बन गया होगा, आइए 2 अल्फा बन गया होगा। क्या दूना है करके? आई कैसे निकाल बताओ, आई कैसे निकालते हैं? टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन बट्टा टोटल इनिशियल मोल एक था। बताओ आई इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा, 1 प्लस, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, वेंटर फैक्टर कितना दिया हुआ है, रखो वहां पे आई की जगह। सब वेट कर लो, वही प्रॉब्लम है। नहीं बोलो ना, नहीं बोलो। बताओ आई का वैल्यू तो आई का वैल्यू कितना है? 7.4, 1 प्लस 2 अल्फा, 2 अल्फा बराबर 1.74। दो से भाग कर दो बाबू, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 87%। परसेंटेज में निकाल 100 से गुना कर देना, आंसर होगा बी आंसर। बना कर आया तब समझ में आया। क्या बोलिए, अब बोलो क्या बोल रही NO3 का पावर? अरे मिस्टेक है वो, 3 है वो, क्या करें। खुश नाइट्रेट है, बड़ी नाइट्रेट हम बता रहे ना, समझ आ रहा है, तो सबरे नहीं होता है। खुश आ जाओ, समझा गया ये क्वेश्चन? आई दिया हुआ था, अल्फा निकालना था, अल्फा निकाल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चलो आ जाओ, चलिए ये पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। अभी बताओ एकदम सेम। टाइम लगाओगे? बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट किसमें ज्यादा आएगा, जिसका आई का वैल्यू ज्यादा आएगा, किसका आई का वैल्यू ज्यादा आएगा? ये दो NaOH पानी में टूट जाता है, NaOH ये टूट जाता है, 2 ठो सोडियम मिलेगा, एक सल्फेट मिलेगा, और यहाँ पर एक अमोनियम, एक नाइट्रेट, एक पोटेशियम, एक नाइट्रेट, यहाँ पर 3 ठो मिलेगा, यहाँ पर 2 ठो मिलेगा, यहाँ कहाँ ज्यादा मिल रहा है? बी में हो गया खत्म, टट्टा बाबा सॉल्व, देखते मात्र सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये बताओ, बना 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 सॉल्व करो, तुम्हारो करो तुम्हारो पाई 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 बराबर। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, कोई आ जाए मेरे ख्यालों में। बनेगा कि नहीं आज? क्या इरादा है तुम लोग का? मुझे तो इरादा नहीं लगा तुम लोग का। यार फॉर्मूला क्या होता है? पाई इक्वल टू CRT। कब पूछ रहा है तुमको? कंसंट्रेशन बाई सी निकालना। पाई का वैल्यू दे, पाई का वैल्यू दे, ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया 0.0821, और उसके बाद सी निकालना है। आर का वैल्यू भी तुम जानती हो कितना होता है, 0.0821। ओके, टेम्परेचर कितना दिया हुआ, 300 केल्विन। ओ माय गॉड, ओ माय बैड, ये आ रहा है प्रखंड खल्लास हो गया। सी का वैल्यू बनवा 300, बनवा 300 खत्म हो गया। कितना आसान है, कुछ करना पड़ा मुझे यार। आर का वैल्यू तो 0.082 ही बनी ना होता है, तो सस्ता क्वेश्चन था, बताइए। जिसमें ज्यादा आयन टूटेगा, देखो ना कौन टूटेगा। ये 3 मुंह देगा, ये 2 देगा, ये देवे नहीं करेगा, आंसर कौन हो जाएगा? इतना देर लगाओगे? 2 पोटेशियम एक सल्फेट, 3 ठो देगा आई का वैल्यू, इतना देर लगाओगे? ये बताओ, ऑप्शन बताओ, इतना टाइम, ये बताओ।
सी होगा, दो तो मिलेगा यहाँ पर, कितना आसान है यार। क्या इतना देर, इतना देर चलो 25 नंबर है, बताओ। आइसोटोनिक सर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता ना, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या आता है, कंसंट्रेशन आता ना, तो मोलर कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए। ओके वी हैव डन ऑब्जेक्टिव डन, अब है सब्जेक्टिव। अब यहाँ से अब ध्यान से ए मिस्टर सब्जेक्टिव क्या क्या पूछा गया है इस चैप्टर को देखो। आप ऑब्जेक्टिव डन कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। 25 क्वेश्चन करवाया प्योर प्योर अच्छा से, ठीक है। आ जाओ, ये क्वेश्चन आपको उतारने हैं, मैं इसको उतारने हैं और आपको घर से सुनना नहीं है, बना के लाना है, सुनना नहीं है। ओके मैं नहीं सुनूंगा, आप सुननी भी नहीं है, सुनना भी नहीं है, ठीक है। हाँ देखो 4 gram of caustic soda molar mass 40 is dissolved in water and solution is made to 200 centimeter cube. Calculate the molarity of the solution. निकाल ही सकते हो, बबा वाला क्वेश्चन किसमें। Okay, okay, you can. Okay, you can. How is molarity of solution differ from molality? Yeah, क्वेश्चन दो, yeah. मोलारिटी से कैसे अलग है। सो पहले लिखो है, सुनो जब भी ये लिखेगा है, सुनो ना बाद में करो, अंतर लिख दोगे। मोलारिटी का अलग कॉलम बनाएगा और मोलारिटी का अलग बनाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मोलारिटी का यूनिट किलोग्राम पर, सॉरी मोल पर लीटर, और उसका लिखोगे बोलो मोल पर केजी, बस इतना लिखना, ठीक है। उसका लिखोगे टेम्परेचर पर, मोलारिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बट ये टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता। खत्म, 3 अंतर हो गया। एक्सप्लेन मोल फ्रैक्शन 2024 में पूछा हुआ है भाई। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट, वन कंपोनेंट टू द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट डू यू मीन बाय एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डेफिनेशन लिखा हुआ है। डिस्कस राउल्स लॉ फॉर लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेफिनेशन लिखना है क्या होता है। एक्सप्लेन राउल्स लॉ, राउल्स लॉ का डेफिनेशन स्टेटमेंट लिखना है। ये न्यूमेरिकल हो गया। ए सुनो ना यार, आ जानो ना, ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल, देखो न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल आता है। चलो कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्वेश्चन अभी बताया है, अभी जो ऑब्जेक्टिव ने करवाया तुमको उसी तरह बनेगा ये सब। ओके और स्टेट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूशन, राइट डाउन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये पूछा हुआ बारे में जो बोले थे। व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर वाला। व्हाट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, व्हाट इज भाई मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी कि केवी के बारे में बताना है, केवी। ओके और सॉल्यूशन, बट व्हाट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, कैसे वो मोलरिटी के साथ रिलेशन है, वही लिखा हुआ है। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन देख लो, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन देखो एक बार गौर से देखो। ये वाला बॉलिंग बन वाला पूरा कैसे कैसे पूछा था, ध्यान 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 दो, ध्यान दो, अजान होने के बाद करते हैं, कुछ देर की बात है। देखिए मैंने बोला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन लॉन्ग टाइम में आया हुआ है। व्हाट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। भाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का फार्मूला जो टाइप किए थे वहां तक लिखना पड़ेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, 5 नंबर में पूछा हुआ है 21 में। अंतर, डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रूव दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी। अरे देखो देखो बोले कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है वो बताओ, और ये कैसे साबित करो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है, पर लिखना है, थ्योरी पर लिखा था। अब ये दो एक बार पूछ दिया 2017 में ऐसे ए और बी करके। व्हाट डू मीन बाय टर्म डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन पूछो क्या है। स्टेट राउल्स लॉ ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हाउ इज इट यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। इसमें आई नहीं आएगा, अपना सॉल्यूशन यही है। ओके हमने पूरा कॉपी में लिखा हुआ है डेफिनेशन। अब ये और है जो पूछा हुआ क्वेश्चन, जो एग्जाम से पूछा हुआ लॉन्ग टाइम होता है। ओके व्हाट डू मीन बाय रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, 2017 में 5 नंबर पूछा है। अब ये सुनो कोई बच्चा क्या करेगा, रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर 5 नंबर में केवल ही लिख देगा, डेफिनेशन लिख देगा इसमें, यहाँ पे उसका फार्मूला तक ड्राइव करना पड़ेगा आपको वहां तक भाई, एक्स बी जो कहां तक ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तक, ठीक है। अब ये ए और बी करके एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कोई लिख दिया। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, ठीक है। हाउ इज ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमाइंड बाय ब्रेकले-हार्टली मेथड, ये नहीं दिया, 2011 में पूछा था, 16 में पुराना है। ये न्यूमेरिकल देखो, एक ए में कुछ और पूछा, अब बी में न्यूमेरिकल दे दिया, ऐसा भी करके पूछ सकता है। व्हाट डू मीन बाय वेपर प्रेशर, व्हाट हैपेंस टू द वेपर प्रेशर व्हेन, ये लिख दिया थ्योरी पूरा ये। तो आपको यहां तक मैंने है, सुनो सॉल्यूशन को हमने कवर कर दिया। सॉल्यूशन में हमने बताया आपको पूरा थ्योरी, फिर उसके बाद एमसीक्यू, फिर उसके बाद
शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन और फिर लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन। कल करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कल क्या करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिर उसको 1 घंटा के अंदर पूरा को, दैट्स ऑल।